पश्चिम बंगाल की राजनीति आजकल एक अखाड़ा बनी हुई है। एक कोने में है दीदी ममता बनर्जी, जिन्हें बंगाल की शेरनी भी कहा जाता है, और दूसरे कोने में है प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी, जिसे अजेर माना जाता रहा है। तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये बंगाल की पहचान की लड़ाई है। तो चलिए इस महामुकाबले की हर एक चाल को जरा बारीकी से समझते हैं। खेला होबे, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये ममता बनर्जी की खुली ललकार है। इसका मतलब है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का आत्मविश्वास भी कुछ कम नहीं है। उन्हें लगता है कि मोदी लहर के आगे दीदी का किला ढह जाएगा, और बस यहीं से बिछ जाती है इस पूरी राजनीतिक शतरंज की बिसात। तो सवाल सीधा सा है, इस शह और मात के खेल में आखिर किसका पड़रा भारी लग रहा है? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शख्सियत की जो इस किले की रानी मानी जाती हैं, ममता बनर्जी, जो एक दशक से भी ज्यादा समय से बंगाल पर राज कर रही हैं। आखिर उनकी पकड़ इतनी मजबूत क्यों है? जरा 2011 के उस दौर को याद करते हैं। ममता बनर्जी कह सकते हैं एक आंधी की तरह आई थीं, परिवर्तन का नारा लेकर, और उन्होंने 34 साल पुराने लेफ्ट के उस किले को ढहा दिया जिसे कोई हिला नहीं पा रहा था। तब से लेकर आज तक बंगाल की सियासत का हर पन्ना उन्हीं के नाम से शुरू होता है और उन्हीं पर खत्म। 3 कार्यकाल राजनीति में ये एक बहुत लंबा वक्त होता है, एक पूरी पीढ़ी होती है, और ये दिखाता है कि ममता बनर्जी ने बंगाल की नब्ज को कितनी गहराई से पकड़ा हुआ है। इसीलिए उन्हें हराना किसी भी चैलेंजर के लिए एवरेस्ट चढ़ने से कम नहीं है। लेकिन हर कहानी में एक चैलेंजर तो होता ही है, और बंगाल की इस कहानी में वो चैलेंजर बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी। सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो कुछ साल पहले तक कहीं नजर भी नहीं आती थी, आज सीधे ममता के सिंहासन को चुनौती दे रही है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2016 में सिर्फ 3 सीटें, और फिर महज 5 साल के अंदर 77 सीटों तक का सफर। यह सच में किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। यह साफ दिखाता है कि बीजेपी ने बंगाल में कितनी तेजी से और कितनी सोची समझी रणनीति के साथ अपनी जमीन बनाई है। तो सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? देखिए, बीजेपी ने एक तरह से 3 तरफा रणनीति अपनाई। पहला, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, उन्हें एक बैनर के नीचे लाना। दूसरा, टीएमसी के खिलाफ जो गुस्सा था, खास तौर पर सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर, उसे हवा देना। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, जो लेफ्ट और कांग्रेस के कमजोर होने से एक खाली जगह बनी थी, उस वैक्यूम को तेजी से भर देना। तो अब आते हैं असली लड़ाई पर, मतलब विचारों की लड़ाई, नैरेटिव की लड़ाई। क्योंकि राजनीति में कहते हैं ना कि जो नैरेटिव जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। तो देखते हैं कि दोनों पक्ष अपने अपने तरकश से कौन से तीर चला रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का सबसे बड़ा हमला है सिंडिकेट राज के आरोप पर। उनका कहना है कि बंगाल भ्रष्टाचार के दीमक से अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है। तो इसके जवाब में टीएमसी अपना तुरुप का इक्का निकालती है, और वो है उनका वेलफेयर रिपोर्ट कार्ड। वो अपनी उन योजनाओं की बात करती हैं जिनका फायदा सीधा सीधा आम लोगों की जेब तक पहुंचता है। और सच कहें तो यही ममता का सबसे मजबूत किला है। कन्याश्री हो, स्वास्थ्य साथी हो, या फिर लक्ष्मी भंडार, ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं हैं, इन्होंने लाखों महिलाओं की जिंदगी को सीधे तौर पर बदला है। और शायद यही वजह है कि महिला वोटर ममता का सबसे बड़ा वोट बैंक मानी जाती हैं। तो नैरेटिव की ये लड़ाई और आगे बढ़ती है। बीजेपी कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर ममता सरकार को घेरने की कोशिश करती है। तो इसके जवाब में ममता बंगाली अस्मिता का एक इमोशनल कार्ड खेलती हैं। वो बीजेपी को बाहरी पार्टी बताती हैं और ये नैरेटिव बनाती हैं कि दिल्ली की सत्ता बंगाल पर कब्जा करना चाहती है। और ममता का ये बयान ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, ये एक खुली चुनौती है, एक ललकार है। वो सिर्फ बंगाल बचाने की बात नहीं कर रही, वो तो सीधे दिल्ली के तख्त को हिलाने का ऐलान कर रही हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ममता और बीजेपी के बीच की नहीं है। इस सीधी टक्कर के अलावा भी मैदान में कुछ ऐसे वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी हैं जो कभी भी पूरे खेल का पासा पलट सकते हैं। और इन वाइल्ड कार्ड्स में सबसे बड़ा नाम है शुवेंदु अधिकारी। एक वक्त था जब वो ममता के सबसे भरोसेमंद सिपाही थे, और आज उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, ये पर्सनल हो चुकी है। जैसा कि इस बयान से बिल्कुल साफ है, बीजेपी का मकसद सिर्फ ममता को हराना नहीं है, बल्कि उन्हें उनके अपने ही घर में, उनके अपने ही गढ़ में शिकस्त देना है। इस पूरे मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प और
कह सकते हैं पेचीदा बनाते हैं कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी AIMIM। कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना, खासतौर पर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में, इस सीधे सीधे TMC के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। तो कुल मिला के समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है। सुवेंदु अधिकारी ममता से सीधी टक्कर में है। कांग्रेस TMC के वोट काट सकती है और AMIM के ओवैसी मुस्लिम वोटों में ये कहकर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि TMC और बीजेपी में तो अंदर खाने मिली भगत है। मतलब ये एक सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि एक बहुकोणीय मुकाबला है, जहां हर एक वोट की कीमत है। तो इन तमाम दांव पेचों, वादों और आरोपों के बीच आखिर बंगाल का आम वोटर क्या सोच रहा है? आखिर उसके सामने असल सवाल क्या है? और यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या बंगाल के वोटर बीजेपी के परिवर्तन के वादे पर भरोसा करेंगे, या फिर वो एक बार फिर बंगाल की बेटी ममता पर ही अपना यकीन जताएंगे? खैर, फैसला जो भी हो, एक बात तो तय है, बंगाल की सियासत इस चुनाव के बाद हमेशा के लिए बदल जाएगी।